प्रीवियस क्लास को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे। अभी तक तुम लोगों ने क्या पढ़ा इस चैप्टर के अंदर? इकोनॉमिक्स पूरा का पूरा पढ़ा, माइक्रो एंड मैक्रो में डिफरेंस देखा और इकोनॉमी का मीनिंग समझा था प्रीवियस क्लास में। और आज हम समझेंगे कि इकोनॉमी चाहे कितनी भी प्रॉस्पेरियस क्यों ना हो, यानी कि बहुत धनवान क्यों ना हो, चाहे इकोनॉमी जिसको हम बोल सकते हैं डेवलप्ड, और चाहे इकोनॉमी अंडर डेवलप्ड क्यों ना हो, चाहे इकोनॉमी डेवलपिंग क्यों ना हो, तो हम लोग किस स्टेज में इस टाइम? डेवलपिंग के स्टेज में हैं। हर कंट्री के सामने प्रॉब्लम होता है, हर कंट्री के सामने प्रॉब्लम होता है, यानी कि डिसीजन मेकिंग की प्रॉब्लम, कि इकोनॉमी के रिसोर्सेज का बेहतर यूज़ कैसे किया जा सके। तो इसे ही हम लोग बोलते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। चाहे इकोनॉमी रिचर हो, चाहे इकोनॉमी पुअर हो, चाहे इकोनॉमी डेवलप्ड हो, चाहे इकोनॉमी डेवलपिंग हो या अंडर डेवलप्ड हो, हर इकोनॉमी के सामने प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसे हम लोग जनरल प्रॉब्लम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग जिसको? जनरल प्रॉब्लम। जनरल प्रॉब्लम की जगह हम लोग इसको सबसे बढ़िया नाम जो देते हैं वो हम देते हैं, इसको बोलते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। तो दूसरा क्या बोला हम लोगों ने इसको? सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। और इसके अलावा एक और नाम है जो कि कई बारी क्वेश्चंस में अच्छे तरीके से पूछ लेता है, जनरल प्रॉब्लम या सेंट्रल प्रॉब्लम। और तीसरा नाम है, इसको हम बोलते हैं एलोकेशन प्रॉब्लम। एलोकेशन प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। क्लियर? अगर 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द जनरल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी और सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, तो आप क्या बोलेंगे? 3 तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। सबसे फर्स्ट, व्हाट टू प्रोड्यूस, यानी कि क्या प्रोड्यूस करें, जिसे हम लोग बोलते हैं अपनी भाषा में। आजकल क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा सा बदल जाता है, क्योंकि जैसे ही क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं हर साल एग्जाम में, तो एग्जामिनर चाहता है कि मैं कुछ ऐसी चीज़, क्वेश्चन हालांकि वही रहता है, कुछ ऐसी चीज़ पकड़ लूँ वहाँ से जो बच्चे को ना पता हो। तो व्हाट टू प्रोड्यूस यानी कि क्या प्रोड्यूस करें, तो इसको हम दूसरे लैंग्वेज में बोल सकते हैं सिलेक्शन ऑफ गुड्स। सिलेक्शन ऑफ गुड्स यानी कि कौन सी गुड्स प्रोड्यूस करनी है। हालांकि बात वही है, बोलने का तरीका थोड़ा बदल गया। तो वस्तु का चुनाव यानी कि सिलेक्शन ऑफ गुड्स के बारे में बात करते हैं इसके अंदर हम लोग, कि हम लोग कौन से गुड्स प्रोड्यूस करें। बहुत आसान है, मज़ा आएगा समझ के। 3 नंबर तो दे के जाएगा ही जाएगा, क्योंकि पहला चैप्टर 4 नंबर का है। पहला क्वेश्चन क्या फंसता है? माइक्रो एंड मैक्रो में डिफरेंस। वो नहीं आया तो ये आएगा। 2 ही क्वेश्चन बनते हैं इस बार इस चैप्टर से 3-3 नंबर के, तो वो दोनों के दोनों आपको आज की क्लास में आ जाएंगे, 4 के 4 पूरे हो जाएंगे। बट पहले समझना ज़रूरी है। दूसरा होता है आप लोगों का हाउ टू प्रोड्यूस, यानी कि सिलेक्शन ऑफ गुड्स आपने कर लिया। फॉर एन एग्जांपल, लाइक मार्कर का प्रोडक्शन करना है या ब्रेड का प्रोडक्शन करना है, आपने ये तो डिसाइड कर लिया, लेकिन हाउ टू प्रोड्यूस यानी कि सिलेक्शन ऑफ टेक्निक। सिलेक्शन ऑफ टेक्निक, टेक्निक बोले तो टेक्नोलॉजी कौन सी यूज करोगे। इंडिया पॉपुलस कंट्री है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन इंडिया की, तो हम लेबर को तो नहीं छोड़ सकते हैं। हालांकि आज हम टेक्नोलॉजी का कितना भी यूज कर लो। ऑनलाइन एजुकेशन की सबसे बड़ी ड्रॉबैक क्या है कि एक ही बंदा सारा खा जाता है। ऑनलाइन एजुकेशन की सबसे बड़ी ड्रॉबैक यही है कि लोगों को पसंद नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन में आपको ये नहीं पता कि एक टीचर के पास कितने बच्चे हैं। लेकिन ऑफलाइन में क्या है कि एक क्लासरूम में एक लिमिट है, 30 बच्चे, 40 बच्चे, 50 बच्चे होते हैं। ऑनेस्टली बोलो ना, तो कई बार इस बात का भी क्या होता है कि हम कैपिटल इंटेंसिव है, यानी कि टेक्नोलॉजी पे फोकस कर चुके हैं, तो एक साथ ना जाने कितने बच्चे पढ़ सकते हैं। तो यानी कि इसका मतलब कि जो बढ़िया बंदा है उसको तो पिक कर लिया, और इसका मतलब जो बाकी के टीचर्स है क्या वो बेकार हो गए इसका मतलब। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से मान लो अगर कोई लेबर है, तो जैसे कि आपने देखा होगा लेबर 5-5 चाहिए होता है, अब जैसे टेक्नोलॉजी आ गई तो उसकी जगह कितना हो गया, 1 या 2 में काम चल जाता है। तो कहीं ना कहीं हमें देखना पड़ेगा। तो सिलेक्शन ऑफ टेक्निक या सिलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी। क्लियर बात? तीसरा, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, यानी कि आपने ये भी डिसाइड कर लिया कौन सी गुड्स प्रोड्यूस करनी है, आपने ये भी डिसाइड कर लिया किसका यूज़ करके प्रोड्यूस करना है, और फॉर हुम टू प्रोड्यूस यानी किसके लिए, यानी कि फाइनली दैट इज़ कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। या इसको हम बोल दें, अगर इसको इसी तरीके से लिखे हम, तो क्या लिखेंगे? सिलेक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। सिलेक्शन ऑफ
डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर? बहुत मस्त है ये, मतलब बहुत ही प्यारा है, इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे आराम से। तो जनरल प्रॉब्लम, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी और एलोकेशन प्रॉब्लम। कई बार बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, यहाँ पर क्या लिखा है एलोकेशन और यहाँ पे क्या लिखा है डिस्ट्रीब्यूशन। 3 नंबर का क्वेश्चन आता है व्हाट एक्सप्लेन डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। बच्चा क्या करता है, तीनों लिखाता है। अगर एलोकेशन बोला है देन एलोकेट करना है, आपको अपने रिसोर्सेज का एलोकेट करना है। तो टेक्नोलॉजी कैसे डिसाइड करेंगे, कौन सी गुड्स प्रोड्यूस करेंगे और डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, बाद में थोड़ा सा और बात करेंगे फिलहाल। तो ये 3 हमारी क्या होती है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। अब ध्यान सुनना, अभी तक आज से 3 साल पहले तक हम क्या पढ़ना पसंद करते थे, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर हुम टू प्रोड्यूस। अब क्या पढ़ना पसंद करेंगे, सिलेक्शन ऑफ गुड्स, दूसरा सिलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी, सिलेक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्यों ना मैं इसको थोड़ा सा और एलोबरेट कर दूं, याद ही हो जाए यहीं पर ही सारा का सारा। व्हाट टू प्रोड्यूस यानी कि सिलेक्शन ऑफ गुड्स, कौन सी गुड्स प्रोड्यूस करना पसंद करोगे, कंज्यूमर गुड्स या फिर कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स बोले तो ब्रेड बटर क्लोथ जो भी आपके आसपास दिखते हैं खाने वाली चीज़ें, और कैपिटल गुड्स जो कंज्यूमर गुड्स बनाने में हेल्प करती हैं। बिना मशीन के ब्रेड बना लोगे क्या, बिना मशीन के क्लॉथ्स बना लोगे क्या, तो अब सामने डिसीजन आपको करना है। तो सिलेक्शन ऑफ गुड्स वो इकोनॉमी में किसके हिसाब से डिसाइड करेगी, रिसोर्स के हिसाब से। और आपको पता है रिसोर्स क्या है, चाहे इकोनॉमी कितनी भी डेवलप्ड क्यों ना हो, सबके पास लिमिटेड है। तो यानी लिमिटेड रिसोर्सेज का कैसे करना है उनको, ऑल्टरनेटिव यूजेस सीखने हैं उनको, जिससे इकोनॉमी की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। तो आपने देखा होगा पिछली क्लास में बात करते ना, सोशलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। तो अपने इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर को भी रिसोर्स का यूज़ करने के लिए मौका मिलता है और गवर्नमेंट भी रिसोर्स का यूज़ करती है, तो दोनों मिलकर के काम करते हैं हम लोग। बात हो रही है क्लियर थोड़ी थोड़ी? अच्छा, तो अभी बड़ा आसान हो गया यहाँ पर। व्हाट टू प्रोड्यूस यानी कि इसके अंदर हम किसके बारे में बात करते हैं, सिलेक्शन ऑफ गुड्स के बारे में। सिलेक्शन ऑफ गुड्स मेनली किस पे डिपेंड करता है कि इकोनॉमी के अंदर किसकी रिक्वायरमेंट है, कंज्यूमर गुड्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है या फिर कैपिटल गुड्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। अब बात आती है सिलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि टेक्नोलॉजी बेसिकली 2 तरीके की होती है। एक होता है आपका लेबर इंटेंसिव टेक्निक और दूसरा होता है आप लोगों का कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक या टेक्नोलॉजी कह लो। यानी कि हमारे पास सिलेक्शन ऑफ टेक्निक्स या टेक्नोलॉजी 2 तरीके की होती है, एक होता है लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी और दूसरा होता है कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। ओके, अब दूसरी बात करते हैं फॉर होम टू प्रोड्यूस यानी कि सिलेक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन मतलब हम लोग देखते हैं कि बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन 2 तरीके से हो सकता है। या मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि यहाँ पर ये चीज़ फिक्स है कि कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करना है या कैपिटल गुड्स, लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी में या फिर कैपिटल। ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूशन के 2 एस्पेक्ट है, मैं फिर बोल रहा हूँ यहाँ पर 2 एस्पेक्ट है। एस्पेक्ट मतलब ये जरूरी नहीं है कि दोनों ही फॉलो करें। यहाँ पर आप यहाँ तो पता है कि या तो लेबर का यूज़ करेंगे या कैपिटल का, यहाँ तो पता है, लेकिन यहाँ 2 एस्पेक्ट का मतलब कि आपके पास 2 रास्ते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास है ना कि कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करें, तो यहाँ भी क्या है 2 एस्पेक्ट है। 2 एस्पेक्ट मतलब कि एक तो अपने आप होगा, अपने आप मतलब आपको पता है ना, हम बोलते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कि कर्म करो फल की चिंता मत करो। तो यानी कि तुम कर्म करते रहो। क्या मतलब हुआ इसका, लेबर लगाएंगे मतलब मजदूरी करोगे पैसा मिलेगा, बिजनेसमैन बनोगे तो प्रॉफिट मिलेगा, लैंड अगर तुम्हारे पे बहुत सारे तो किराए पे दोगे तो रेंट मिलेगा। लाइक हमारी तरह अगर बुक लिखोगे तो आपका कंटेंट है, कॉपीराइट है, उस पर रॉयल्टी मिलेगी आपको। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो जैसा होगा उसको वैसे हिसाब से मिलेगा, बात करेंगे, ठीक है। तो सिलेक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन या ये इसके 2 एस्पेक्ट होते हैं। एक बोलते हैं हम लोग पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन, एक हो गया आपका पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा हो गया आपका स्ट्रक्चरल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं हम इसको, स्ट्रक्चरल। क्लियर, स्ट्रक्चरल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि एक हो गया पर्सनल और एक हो गया आपका स्ट्रक्चरल। क्लियर बात यहाँ तक? तो इसको नोट डाउन करो, फिर आगे चलते हैं पूरा का पूरा, इसको समझते हैं और एलोबरेट करेंगे अच्छे से एक एक करके। क्लियर, इसको नोट डाउन करो फटाफट से। तो चलिए, तो बेसिकली हमने क्या सीखा अभी तक कि सेंट्रल प्रॉब्लम 3 तरह की होती है हमारे पास। एक तो होता है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर होम टू प्रोड्यूस। ये बेसिकली मैंने इसलिए बोला है, ये चीज़ लिखने का मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये था कि कई बार क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स में
कि सिलेक्शन ऑफ गुड्स इज नॉन एज व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस या फॉर होम टू प्रोड्यूस। ऐसी सिलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी इज नॉन एज व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। सिलेक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉन एज फॉर होम टू प्रोड्यूस। बात समझ में आई यहाँ तक? अच्छा, आपको इतना समझ में आ गया कि सबसे पहले या इकोनॉमी के सामने जो समस्या है वो क्या है कि सिलेक्शन ऑफ गुड्स क्या हो, सिलेक्शन ऑफ गुड्स क्या हो। मुझे कोई ज़रूरत नहीं ज़्यादा यहाँ पर अब और कुछ लिखने की, आपको इतने में ही सब कुछ समझ में आ जाएगा। बस आपको समझना है केवल थोड़ा आराम से और तसल्ली से। व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब सिलेक्शन ऑफ गुड्स। अब कौन सा गुड्स प्रोड्यूस करें? इकोनॉमी हैज़ टू ऑप्शन, आइदर ही प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड्स और प्रोड्यूस कैपिटल गुड्स। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर एक और एग्जांपल ऐड करता हूँ। मान लो ये इकोनॉमी जो है वो फेस कर रही है वॉर सिचुएशन। वॉर सिचुएशन मतलब युद्ध, और इकोनॉमी युद्ध फेस कर रही है, तो आपके हिसाब से उसे क्या प्रोड्यूस करना चाहिए उस टाइम? कैपिटल गुड्स या कंज्यूमर गुड्स? कंज्यूमर गुड्स या कैपिटल गुड्स? ऑफ कोर्स बम, बारूद, गोला ये प्रोड्यूस करेंगे ना हम उस टाइम, तो दे प्रोड्यूस कैपिटल गुड्स। बेसिकली व्हाट टू प्रोड्यूस मीन्स सिलेक्शन ऑफ गुड्स, आइदर ही प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड्स और प्रोड्यूस कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स refers to like bread, butter and clothes, and capital goods are those goods which are helping to producing consumer goods like machinery example आप दे सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। सो इट्स डिपेंड ऑन ऑल अबाउट इकोनॉमी कि वो क्या चीज़ प्रोड्यूस करेगी। बात होगी क्लियर यहाँ तक? तो इतना समझ में आ गया कि सिलेक्शन ऑफ गुड्स में क्या डिपेंड करेगा कि कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करनी है या कैपिटल गुड्स। लेकिन आपको पता है कि जो रिसोर्सेज हैं हमारे पास उसका यूज़ करके हम लोग कंज्यूमर गुड्स भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और साइड बाय साइड कैपिटल गुड्स भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्लियर होगी बात यहाँ तक? समझ में आया? तो अब बात करते हैं दूसरी चीज़, दैट इज़ हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस मतलब it refers to selection of technology. Selection of technology basically two types. First one is known as labor intensive and second one is known as capital intensive. If a country has a more labor, it means उसको क्या यूज़ करना मांगता है? लेबर इंटेंसिव मांगता ही मांगता है। और दूसरी बात जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एज कंपेयर टू कैपिटल लेबर इज चीपर। कैपिटल के कंपैरिजन लेबर क्या होती है? सस्ती होती है, हाँ या ना? कहीं ना कहीं अगर आपको गुड्स प्रोड्यूस करना, हाँ टाइम टेक करना है, या तो लेबर को आप एफिशिएंट बना दो काम करने के लिए, या फिर कैपिटल लगा के आप रोबोट लगा दो काम में। देखा होगा ना आजकल कार वगैरह बनाने के लिए आपको सिर्फ बाहर शीशा लगा, आप देखो वहाँ से रोबोट अपना काम कर रहे हैं पूरा मिला करके। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि लेबर इंटेंसिव वो कंट्री यूज़ करती है जिसके पास कैपिटल कम होता है, यानी पैसों की थोड़ी सी कमी होती है। यू कैन से इंडिया, ऑफकोर्स कह सकते हो, ठीक है। So how to produce means selection of technology. Selection of technology refers to either country choose labor intensive or choose capital intensive. Labor intensive का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर they use more labor as compared to capital. यहाँ पर क्या यूज़ होता है? लेबर ज़्यादा यूज़ होगा कैपिटल के कंपैरिजन। और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में क्या होगा बताओ फटाफट से? कैपिटल ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू लेबर। राइट या रॉन्ग? समझ में आया कि नहीं आया? व्हाट टू प्रोड्यूस भी पढ़ लिया, क्या प्रोड्यूस करना है? कंज्यूमर गुड्स या प्रोड्यूसर गुड्स। चाहे कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करो चाहे प्रोड्यूसर गुड्स, या तो लेबर का यूज़ होगा आपके पास या फिर कैपिटल का यूज़ होगा। लेबर आप यूज़ करें तो इसका मतलब आपके पास क्या है? कैपिटल की कैपेसिटी कम। लाइक इंडिया, पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, दे आर यूजिंग लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। कैपिटल की बात करते हैं यूएसए, इवन चाइना भी खैर लेबर में ज़्यादा फोकस करता है, बट उसके बाद वो जितना लेबर को फोकस करता है उतना कैपिटल को भी फोकस करता है। तो अमेरिका, ब्रिटेन, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, ये सब क्या यूज़ करते हैं? बेसिकली कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत कम है एक तरीके से आप कह सकते हो। बात आगे समझ में? तो दो बातें हमने सीख ली, यानी कि क्या प्रोड्यूस करें तो इकोनॉमी पर डिपेंड करेगा कि कंज्यूमर गुड्स की ज़्यादा डिमांड है या कैपिटल गुड्स की। खत्म बात यहाँ तक। फिर अब कैसे कंज्यूमर गुड्स कैसे प्रोड्यूस करें या कैपिटल गुड्स कैसे प्रोड्यूस करें? लेबर का यूज़ करें ज़्यादा या फिर कैपिटल का यूज़ करें ज़्यादा? बात आई समझ में यहाँ तक? अब तीसरी बात आती है कि मान लो कोई चीज़ आपको प्रोड्यूस करनी थी, आपने कर भी ली, कैसे प्रोड्यूस करी? तो या तो लेबर यूज़ किया होगा या कैपिटल। अब मान लो कोई गुड्स तैयार हो गई है प्रोड्यूस होकर के, अब उसका क्या करेंगे हम? डिस्ट्रीब्यूशन, यानी फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए? तो ये डिपेंड करेगा इकोनॉमी के सिचुएशन पे। तो यहाँ पर देयर आर टू एस्पेक्ट्स। फॉर होम टू प्रोड्यूस रेफर्स टू बेसिकली सिलेक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। सिलेक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की जगह पर मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है क्या? डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स बोल सकते हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स किस पे डिपेंड करता है? दो एस्पेक्ट पे।
पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन और स्ट्रक्चरल। अच्छा, पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत आसान है, बिलीव करिएगा। पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब हम लोगों को देखते हैं कि हमारी इकोनॉमी के अंदर पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन में बेसिकली क्या देखेंगे, इकोनॉमी के अंदर लोगों के पास इनकम का लेवल क्या है, यानी कि किसके पास कितना पैसा है, जिससे किसी भी गुड्स का प्राइस अगर फिक्स किया जाता है तो वो ऐसे फिक्स किया जाए कि कोई अपर क्लास हो चाहे कोई लोअर क्लास हो, वो आसानी से क्या कर सके, ईजिली एसेस कर सके, यानी कि उसे मिल सके। क्लियर? तो इनकम लेवल बेसिकली किन तरह की होगी, 3 तरह के। आप हायर इनकम ग्रुप कह सकते हैं, मिडिल इनकम ग्रुप और लोअर इनकम ग्रुप। अच्छा, समझ में आ रहे हैं यहाँ तक? तो बेसिकली फॉर होम टू प्रोड्यूस में क्या देखा जाता है डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम को या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। सो देयर आर 2 एस्पेक्ट्स, आइदर वी चूज पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन और अकॉर्डिंग टू पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन द होल थिंग डिपेंड्स ऑन इनकम लेवल, और इकोनॉमी के अंदर जो लोग हैं उसके इनकम कैसा है। तो अगर हायर इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप और लोअर इनकम ग्रुप, तो हमें इनकम को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि जिससे हर इक्वल पार्ट्स में यहाँ पर क्या हो सके, चीज़ लोगों तक पहुँच सके। अच्छा, मैंने बताया दूसरा स्ट्रक्चरल डिस्ट्रीब्यूशन, कर्मण्येवाधिकारस्ते वाला पॉइंट, कि कर्म करो फल की चिंता मत करो। देखो अब याद करो, मैंने पिछली क्लास में आपको आउटपुट और इनपुट के बारे में बताया था, याद आया? जहाँ मैं आपको आउटपुट और इनपुट के बारे में बता रहा था। तो आउटपुट और इनपुट को थोड़ा समझते हैं। देखो, एक होता है FOP, एक होता है आपका FOP यानी कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, एक होता है आपका FOP मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और एक होता है आपका FOP, क्या बात है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और फैक्टर ऑफ पेमेंट। दूसरा थोड़ा अलग हो गया ना, फैक्टर ऑफ पेमेंट। ठीक है, ये 2 चीज़ें होती हैं। अच्छा, जरा समझिएगा ध्यान से, इस चीज़ को समझना। तो पहले वाला FOP देखो ध्यान से, इधर मान लीजिए लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। अच्छा, अगर मान लीजिए मार्कर मुझे बनाना है तो प्रोडक्शन कर रहे हैं, हाँ या ना? ये मार्कर मुझे बनाना है तो प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो इसके लिए क्या क्या चीज़ चाहिए आपको? लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप। अब तुम और मत ऐड कर देना, रॉ मटेरियल चाहिए, मशीन चाहिए, मैं मानता हूँ चाहिए सारी चीज़ें, मतलब चाहिए सारी चीज़ें। अच्छा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, FOP ना लिख करके प्रोडक्शन लिख देता हूँ। समझ में आया यहाँ तक? चले यहाँ तक? अच्छा, जो जितना लैंड लगाएगा, जो जितना लैंड लगाएगा उसे उतना क्या मिलेगा, रेंट। जो जितना लेबर लगाएगा, अगर हम काम करने नहीं जाएंगे तो हमें वेज मिलेगा क्या, नहीं ना। ठीक है, जो जितना कैपिटल लगाएगा उसे उतना क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। एंटरप्रेन्योरशिप मतलब जैसे कि मान लीजिए मैं, आप, कोई भी सोसाइटी के अंदर बिजनेस करना स्टार्ट करता है तो हम क्या लगाते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप। हम क्या बन रहे हैं, एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं। तो अगर जितना हम एंटरप्रेन्योरशिप लगाएंगे, जितने मैं बिजनेस खोलूँगा उतना मेरा क्या बढ़ेगा, प्रॉफिट। तो इस वाले हिस्से को क्या बोलते हैं हम, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और इस वाले हिस्से को क्या बोलते हैं हम लोग, फैक्टर ऑफ पेमेंट। ये चीज़ याद रखना, 12th क्लास में बहुत काम आएगा। ठीक है, जब मैक्रो में पहला चैप्टर पढ़ेंगे तो यहाँ पर जो जितना फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगाएगा उसे अपने हिसाब से, उसे अपने आप ही क्या मिलता रहता है, फैक्टर ऑफ पेमेंट। अगर कोई मजदूरी नहीं करेगा या कोई अगर कमाने की नहीं सोचेगा तो इनकम नहीं होगी उसे। तो इकोनॉमी में कहीं ना कहीं हम एक तरीके से दूसरे तरीके से कहीं ना कहीं क्या है, हमारी डिपेंडेंसी है, यानी कि हम क्या करते हैं, लगे रहते हैं, यानी कि एक सेक्टर दूसरे सेक्टर पे क्या है, डिपेंडेंट है। तो स्ट्रक्चरल नाम इसीलिए इसका दिया गया, इसीलिए इसका क्या नाम दिया गया, स्ट्रक्चरल। यानी कि स्ट्रक्चर के हिसाब से जो जितना कंट्रीब्यूट करेगा उसे अपने आप उतना मिल जाएगा, और जितना आपको मिलेगा उसके हिसाब से आप क्या करेंगे, गुड्स को यहाँ से खरीद लेंगे। समझ में आया? तो डिस्ट्रीब्यूशन किसके हिसाब से कर लो, यानी कि या तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन या फैक्टर ऑफ पेमेंट के हिसाब से, कि जो चीज़ जैसे चल रही है इकोनॉमी के, जैसे कि आपको पता नहीं है कि कैसे आप सिस्टम के पार्ट हो। लाइक आप ब्रेड खरीदने आते हो, पैसे आते हैं, पैसे कहाँ से आप जॉब करते हैं, है कि नहीं? यानी कि दीज आर स्ट्रक्चर। अब पर्सनल, अब मान लो कोई चीज़ ऐसी है जो इकोनॉमी में पहुँचानी सबके लिए जरूरी है, तो आप स्ट्रक्चरल तो नहीं फॉलो करोगे, देन उस टाइम क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि दोनों ही एस्पेक्ट फॉलो किए जा सकते हैं इकोनॉमी के अंदर। सो दीज आर सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। तो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी कितने तरीके की होती है, 3 तरीके की। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। व्हाट को और क्या बोलते हैं, सिलेक्शन ऑफ गुड्स। दूसरा हाउ टू प्रोड्यूस को क्या बोलते हैं, और तीसरा फॉर होम टू प्रोड्यूस को
या डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम भी आप बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स भी बोल सकते हैं। बात आ गई समझ में आपको पूरा क्लियर? तो यहाँ से 3-3 नंबर का एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। कोई सा मतलब या इंडिविजुअली दे देगा आपको, व्हाट टू प्रोड्यूस को एक्सप्लेन करो, या उसका दूसरा नाम लिख देगा आपके सामने, हाउ टू प्रोड्यूस को एक्सप्लेन करो, या फॉर होम टू प्रोड्यूस को एक्सप्लेन करो। क्लियर बात यहाँ तक समझ में आ गया आपको अच्छे से? पक्का नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। फिर अब आगे चलते हैं जहाँ हम बात करेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बारे में। तो नोट डाउन करिए इसको, फिर आगे चलते हैं। चलिए अब बात करते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में। थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को समझेंगे, फिर बात करेंगे पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, क्योंकि इस साल के सिलेबस में से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बाद हमें पहले पढ़ना था पीपीसी कर्व, बट पीपीसी कर्व के आपके सिलेबस से डिलीट है सर। बट इसके लिए मैंने 1-1.5 घंटे का सेपरेट लेक्चर बना रखा है, अगर जब भी आपका दिल करे तो आप देख लेना, उसको प्रोवाइड करा रखा है ऐप के अंदर, अगर मन करे तो पढ़ लेना वहाँ से, ठीक है। 1-1.5 घंटे का लेक्चर है, बाकी आपकी इच्छा है, ठीक है। चलिए बात करते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नाम में ही अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आपको मतलब समझ में आएगा। क्या दिखाई दे रहा है? अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है, यानी कि आपके सामने और क्या क्या अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, राइट या रॉन्ग? आपके सामने क्या क्या अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। लेट्स से फॉर एन एग्जाम्पल, आपके पास इतना बड़ा पीस ऑफ लैंड है, ठीक है। अब किसी के पास लिमिटेड रिसोर्स होता है और हर कोई क्या चाहता है, उस लिमिटेड रिसोर्स का बेहतर यूज करे, बेटर यूटिलाइजेशन करे, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करे। अच्छा, मान लीजिए आप इस रिसोर्स को अलग अलग हिस्से में डिवाइड कर देते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब आप इस रिसोर्स को क्या कर रहे हैं? यूज़ कर रहे हैं, और नाम यहाँ पर क्या लिखा है हमने? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बेसिकली हम इसको, अगर मेरे को सबसे बढ़िया जो डेफिनेशन लगती है वो लगती है सेकेंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज़ ऑफ रिसोर्स। मुझे सबसे बढ़िया डेफिनेशन ये वाली लगती है, सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज़ ऑफ रिसोर्स, यानी कि जो रिसोर्स है उसका सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेट, यानी कि कोई चीज़ अगर मान लो आपको खुदा ना खास करे हटाना पड़े तो उसकी जगह दूसरा क्या आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, सो दैट इज़ कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कई लोग इसको इसकी जगह बोलते हैं सेकंड, या इसको सेकंड ना बोल करके फॉरगॉन वैल्यू ऑफ रिसोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सेक्रीफाइसिंग वैल्यू भी लोग कहते हैं, कई बार अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। लेट्स से अभी आपको क्लियर हो जाएगा दिमाग में बात क्या कहना चाहता हूँ। इतना बड़ा पीस ऑफ लैंड है आपके पास। देखो इस चैप्टर में से 2 टॉपिक तो आपने देख लिया अभी तक कि माइक्रो में डिफरेंस आएगा, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी में 3 तरह की थी, किसी एक ने एक में फंसेगा। अब वो नहीं आया तो 3 नंबर का आपसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को एक्सप्लेन करने के लिए बोल देगा। ये भी नहीं आया तो पॉजिटिव और नॉर्मेटिव में डिफरेंस पूछ लेगा। 4 क्वेश्चन बनते हैं, चारों के चारों 4 नंबर के लिए, ठीक है, पूरे के पूरे नंबर। और एक ही नंबर वाले क्वेश्चन तो जितना तुमने पढ़ा है ना उतना टीचर सोचेगा बनाने के लिए, उससे बाहर कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए बाकी ऐप के अंदर बहुत सारे टेस्ट सीरीज हैं, उसको आप प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे हो जाएंगे आपके अंदर। अच्छा, यहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं लैंड, ठीक है। लैंड क्यों लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, कुछ और ले लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए पीस ऑफ लैंड हम यहाँ पर चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो एक जगह हम लोग प्रोड्यूस करते हैं वीट, एक जगह हम लोग मान लीजिए राइस, हालांकि राइस नहीं होता, पैडी होता है, धान पहले होता है फिर राइस बनता है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं शुगर, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग बताओ कुछ, तुम बताओ, मेज़, मक्का, और बता दो कुछ जो बच गया। शुगर नहीं होता, शुगर केन होता है, पहले गन्ना होता है फिर उसके बाद शुगर होगा, ठीक है कि नहीं। अच्छा, और बता दो कुछ। अच्छा, तुम तो मेरे से भी गए गुजरे, तुम लोग खेती करी नहीं हमारी तरह, ठीक है कि नहीं, देखा जरूर होते हुए। कुछ और बता दो, कुछ एक और प्रोडक्ट लिख लो, कुछ भी, पल्स लिख लेते, दाल, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, इस रिसोर्स का यूज़ कर रहे हैं। अब बात करते हैं इनसे आमदनी की। तो मान लीजिए आप वीट प्रोड्यूस करते हैं तो आपको 1000 रुपीज़ की आमदनी है। ऐसा नहीं कि तुम भी एग्जाम में बिल्कुल रट्टा मार के मैंने वीट कितना लिया था 1000, राइस कितना, आगे पीछे कर सकते हो। कई लोगों को जैसा देखो तो वैसे छाप दूंगा जा करके, ठीक है। तो वीट इतना हो गया, राइस कितना हो गया, मान लीजिए 900, और शुगर से है आपको 1200, और मेज़ से मान लीजिए 500 है, और पल्स से मान लीजिए आपका 300 है। सो दीज आर द यूज़ ऑफ रिसोर्स। बट अगर मान लो आपको यहाँ पर इस रिसोर्स का यूज़ सबसे बढ़िया करना है तो क्या दिखाई दे रहा है आपके सामने? शुगर, यानी कि ये तो आपका प्राइमरी यूज है इस रिसोर्स का। बट खुदा ना खास करें कि सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव, अगर शुगर की जगह पर आपके सामने अगर मान लो उसको थोड़ा सा, इसका क्या मतलब हुआ, क्यों सेक्रीफाइस करें भाई, मेरी मर्जी। एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन उठता है दिमाग में, क्यों काहे को सेक्रीफाइस करूँ मैं शुगर को? अरे भाई ये नहीं कहा जा रहा है, कहा जा रहा है आपसे मान लीजिए शुगर के साथ
आपको कुछ और भी प्रोड्यूस करना हो या आपकी कुछ और भी रिक्वायरमेंट है, तो सेकंड बेस्ट चॉइस क्या है आपके सामने? वीट। ये है इसका मतलब वो चीज़ तो आप प्रोड्यूस करोगे ही, साथ में कुछ चीज़ें और भी ऐड कर सकते हो उसके अंदर। तो बट हाँ, अब मेरा मन करेगा शुगर ना हो तो खुदा ना खास करो, तो उसकी जगह पर क्या रास्ता है हमारे पास सामने? वीट है। तो दिस इज कॉल्ड योर अपॉर्चुनिटी कोस्ट। सेकंड फॉरगॉन वैल्यू, कितना सेक्रीफाइस करो आप 200 यूनिट का इसके लिए, क्योंकि उतनी ही जगह में मान के चलो कि जितनी जगह ये लेगा उतनी ही जगह में आप क्या कर रहे हो, एक तरीके से जितना जगह मान लीजिए सेम आप दे रहे दोनों को, तो शुगर जितना प्रोड्यूस करते हो उतना क्या कर रहा है आपको? वीट प्रोड्यूस कर रहा है। बहुत सारी एजम्पशन से बस इसमें ना जाएं, आपके सिलेबस में इतना नहीं है वास्ट में, आप केवल ये समझे कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, द सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्स। ठीक है कि नहीं? अच्छा, मान लीजिए जैसे कि मैं एक और एग्जाम्पल दूँ इसका, थोड़ा कंट्राडिक्ट एग्जाम्पल का। मान लीजिए 2 चॉइस है आपके पास, ठीक है। एक बार आप प्रोडक्शन कर रहे हैं राइस, फिर बोल रहा हूँ राइस नहीं होता है, और एक बार ये आप कर रहे हैं इंडिगो। इंडिगो पता है क्या होता है आप सबको? कलर, नील की खेती बोलते हैं इसको, ठीक है। रोलट एक्ट याद है आप लोग को? जब हिस्ट्री में पढ़कर आए थे, गांधी जी चंपारण पहुंच गए थे, वो इसी के लिए, इंडिगो के लिए, नील की खेती के लिए। अच्छा, राइस का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो आपको इनकम हो रही है 1000 रुपीज़ की, वहीं पे आपसे कहा जा रहा है इंडिगो का प्रोडक्शन करो तो इनकम होगी 1200 का। अब बताओ किसका प्रोडक्शन करोगे, राइस का या इंडिगो का? पागल हो गए हो, यही तो बात, फंस गए ना। इंडिगो प्रोडक्शन नहीं करना चाहिए तुम्हें, क्योंकि उससे जो लैंड की फर्टाइल कैपेसिटी होती है वो कम होती है। यानी कि एक बार तो तुम 1200 रुपये कमाकर खुश हो जाओगे, लेकिन अगले बार उसकी जो उपजाऊ क्षमता है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। सो इस केस में कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है आपके सामने, क्योंकि आप इंडिगो फार्मिंग करोगे ही नहीं। तो यहाँ पर आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है? राइस, क्योंकि इसे नहीं करना आपको, क्योंकि उसकी कमियाँ पता चल चुकी है आपको। सेम ऐसे ही मान लीजिए आपके घर से आपको 2 जॉब ऑफर हो रही है। एक जॉब है मान लीजिए यहीं पे पास में पीतमपुरा, और एक जॉब है आपके लिए गुड़गांव। एक जगह सैलरी मिले 15,000 और दूसरी जगह मिले 18,000। कहाँ जॉब करोगे? पीतमपुरा। क्यों? अब तो बड़ा दिमाग में आ गया इंडिगो देखकर, क्योंकि आपके घर के पास में है, आने जाने का टाइम बचेगा आपके लिए। तो एक तरीके से हमें सब चीज़ देखना पड़ता है। बात समझ में यहाँ तक? हालांकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का इससे कोई मतलब, कई क्वेश्चन आया हुआ था तो इसमें आपके बंदे कहते हैं इंडिगो इज़ द बेस्ट ऑप्शन। तो इंडिगो का कोई ऑप्शन नहीं बनता है, क्योंकि लोग समझदार हैं, उन्हें पता है फर्टाइल कैपेसिटी क्या होगी, इससे कम होगी। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को डिफाइन या उसकी डेफिनेशन क्लियर होगी आपको यहाँ से। और उसको एक एग्जाम्पल थ्रू समझाना तो ऐसे, बाकी मैंने बुक के अंदर 3 नंबर में इसको एक्सप्लेन कर रखा है पूरा का पूरा, ठीक है। इतना जरूरत नहीं है, वो आप पढ़ते आपको समझ में आ गया। क्लियर बात? यहाँ तक समझा दूँ, यहाँ तक रब कर दूँ इसको। तो अब हम चलते हैं व्यूज़ के ऊपर, इसको नोट डाउन करो, फिर व्यूज़ के बारे में बात करेंगे, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के। देखो, अब बात करेंगे व्यूज़ के बारे में। व्यूज़ का मतलब है कि इकोनॉमिक्स के कितने व्यूज़ हैं, यानी कि हम किस तरीके से बात करते हैं। तो इकोनॉमिक्स को, या इकोनॉमिक्स की जो थ्योरी है, या इकोनॉमिक्स के जो प्रिंसिपल्स हैं, या इकोनॉमिक्स के जो रियल लाइफ में आप एस्पेक्ट्स देखते हो, उसको 2 तरह के लोग हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली वो व्यूज़ की बात आती है तो उसमें 2 तरह के व्यूज़ क्या हो सकते हैं? एक होता है पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं, नॉर्मेटिव। ये याद रखिएगा हमेशा अच्छे से, ठीक है। अच्छा, एक बात और बता दूं मैं कि जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे, क्लासिकल मतलब एडम स्मिथ हो गया, एल्फ्रेड मार्शल हो गए, रिकार्डो हो गए, माल्थुस हो गए, ये सारे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे। और जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हैं वो, उनका व्यूज़ क्या है? पॉजिटिव। वो लोग फैक्ट्स में बिलीव करते हैं, यानी कि या तो कोई चीज़ सही होगी या तो कोई चीज़ गलत होगी, वो फैक्ट्स में बिलीव करते थे। और जो नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे वो बिलीव करते थे चीज़ों को मोरल वैल्यू में, जजमेंट में। कोई भी चीज़ ऐसे ना होकर के ऐसी होनी चाहिए। क्या ये गलत है? गलत तो नहीं कह सकते हम इनको, लेकिन ये फैक्ट्स एंड फिगर्स में नहीं बिलीव करते थे, ये मोरल वैल्यू में, जजमेंट में बिलीव करते थे। जैसे जर्नलिस्ट होता है ना कि किसी भी मुद्दे पे अपनी राय देता है, और एक जो बंदा उस चीज़ पे काम कर रहा था उस पर क्या करता है? रिसर्च करता है पूरा का पूरा, उस चीज़ में कमियां बताता है, क्या उसे उसको ठीक किया जाता है, कि हम साइंटिफिक मैनर में बात करते हैं। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, तो यहाँ पर हम लोग डील्स करते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? डील करते हैं लाइक रियल सिचुएशंस के बारे में, यानी कि फैक्ट्स एंड फिगर्स के बारे में। यहाँ पर हमारा क्या डील करते हैं? फैक्ट्स एंड फिगर्स। लाइक मैं कहता हूँ कि इंडिया की पॉपुलेशन 1 अरब 35 करोड़ है या 37 करोड़ है, दिस इज फैक्ट्स, ठीक है। इंडिया में पॉवर्टी रेट 22% है,
जो कि 25%, यानी कि 22 सही होगा या 25 होगा, लेकिन दोनों ही क्या एक तरीके से फैक्ट्स है, हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब हम किसी भी चीज़ को वेरीफाई ना कर पाएँ तो वो कहाँ चला जाएगा, नॉर्मेटिव में। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स, यहाँ पर हम लोग किसकी बात करते हैं, मोरल वैल्यू की, या फिर हम लोग बात करें जजमेंट की। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे डील करते हैं, ठीक है। यानी कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में किससे डील किया जाता है, फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ, और यहाँ पर नॉर्मेटिव में मोरल जजमेंट या वैल्यू पास करते हैं हम लोग। क्लियर बात यहाँ तक। अच्छा, यहाँ पर जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के अंदर जो बेसिकली किस तरह के सेंटेंस होते हैं, यानी कि यहाँ पर जो बात होती है, यहाँ पर हम लोग डील करते हैं लाइक व्हाट इज़, लाइक कोई भी चीज़ क्या है, क्या था, व्हाट वॉज एंड व्हाट विल, यानी कि इट डील्स विद, यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के अंदर वो चीज़ें डील करी जाती है लाइक व्हाट इज़, लाइक इंडिया की सिचुएशन क्या है इस टाइम, एक्चुअल सिचुएशन की बात करेंगे, क्या थी और क्या होगी, यानी कि फैक्ट्स एंड फिगर्स, यानी कि इट डील्स विद लाइक सेंटेंस। यहाँ पर कौन से सेंटेंस डील होते हैं, क्या है, क्या था और क्या होगा। और ये डील करता है लाइक व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए, ठीक है। रोड ना जो हेलीपैड बना है वो ऐसे ना होकर वैसे होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से रोड बनने के कई सारे नुकसान है और कई सारे बेनिफिट्स हैं। तो यहाँ पर क्या है, व्हाट ऑट टू बी, यानी कि इन अ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बेसिकली वी डील्स या वी टॉक अबाउट व्हाट इज, व्हाट वाज एंड व्हाट विल। इन अ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बेसिकली वी टॉक्स अबाउट व्हाट ऑट टू बी, यानी कि क्या होना चाहिए। बात समझ में आई। अच्छा, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को हम लोग, यानी कि इसके जितने भी अप्रोच हैं वो क्या होते हैं, साइंटिफिक, या हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, वेरीफाइड है सारे के सारे। क्लियर। और यहाँ पे जो होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन साइंटिफिक होते हैं और नॉट वेरीफाइड। क्लियर। काफ़ी इतने एग्जांपल्स आपके लिए, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हम वेरीफाई कर सकते हैं, बट मेन चीज़ जो डेफिनेशन लिखोगे, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स रेफर्स टू लाइक व्हाट इज, व्हाट वाज एंड व्हाट विल, और यहाँ पर क्या बोलेंगे, व्हाट ऑट टू बी। यहाँ पर क्या है, हम लोग फैक्ट्स एंड फिगर्स को चेक कर सकते हैं, यहाँ पर हम मॉरल वैल्यू जजमेंट पास करते हैं। यहाँ पर जितनी भी चीज़ें होती हैं वो क्या होती है, वेरीफाइड होती है, साइंटिफिक होती है, और यहाँ पर होती है क्या होती है, नॉन साइंटिफिक और नॉट वेरीफाइड होते हैं चीज़ें, मतलब कह दिया जाता है एक तरीके से, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल में आप क्या लिखेंगे, लाइक GDP growth is 4.5% in 2019। मैंने अंदाज़ा लिखा है, खैर मैंने क्या बोला, या अंदाजे का मतलब या तो सही हो गया है गलत होगा, कि GDP मतलब इकोनॉमी के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हो रही हैं वो कितने की 2018 के कंपैरिजन 2019 में कितना बढ़ा है, तो वो कितना बढ़ा है, 4.5%। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा, यहाँ पर क्या कह सकते हैं, GDP ग्रोथ मस्ट बी इंक्रीज्ड बाय 10%। GDP ग्रोथ को कितना कम से कम बढ़ना चाहिए था, 10%। ये क्या हो गया, नॉर्मेटिव। अब लाइक द साइज ऑफ इंडियन इकोनॉमी, द साइज ऑफ हमारे इंडिया के अंदर कितनी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस होती है पूरे साल के अंदर, तो दूसरा एग्जांपल हो गया 2 ट्रिलियन। क्या, 2 ट्रिलियन, यानी कि 2 खरब का हम लोग व्यापार करते हैं एक साल के अंदर, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं। जीरो काउंट करके बताना, अगली क्लास में पूछूंगा कितने ट्रिलियन में जीरो आएंगे। अभी तो मिलियन बिलियन सुना है, ट्रिलियन, यानी कि हम एक साल के अंदर तकरीबन 2.02 ट्रिलियन का क्या करते हैं, कारोबार करते हैं। चाइना के अंदर 10 ट्रिलियन का होता है, आप सोच सकते हैं, और अमेरिका 15, लेकिन 2025 तक चाइना सबको क्रॉस कर जाएगा, ये भी फैक्ट्स है। ठीक है, और सबसे शर्म की बात, 90-80 तक हम सेम थे, इंडिया पाकिस्तान लगभग ग्रोथ रेट सेम था, इकोनॉमी का साइज सेम था। बट ऐसा क्या हुआ कि 90-80 के बाद हम आगे चले गए, मतलब हम पीछे चले गए और वो आगे चले गए, क्योंकि हम आत्मनिर्भर पे विश्वास करते थे उस टाइम भी, 90-80 में भी, और वापस से 2020 में हम किस विश्वास करते हैं, आत्मनिर्भर पर। ठीक है कि नहीं, हमारा देश आत्मनिर्भर बन रहा है। अच्छा, मजाक नहीं कर रहा मैं, ऐसे कटाक्ष कर रहा हूँ, या जो भी तुम बाद में समझ में आ ही जाएगा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा था, कि इंडिया की GDP कितनी है, यहाँ पर 2 ट्रिलियन का साइज है एक्चुअल। बट मोदी जी का टारगेट क्या है, या इंडिया गवर्नमेंट उनका टारगेट क्या है कि हम GDP का साइज, हालांकि भारत के अंदर भारत की आधी आबादी बेरोजगार रहे, लेकिन हम GDP का साइज कितना लेके चलेंगे, 5 ट्रिलियन।
2025 तक, ये कौन सा हो गया, नॉर्मेटिव, क्योंकि इसको तुम वेरीफाइड नहीं कर सकते हो। बात आगे समझ में, मजाक था, कटाक्ष नहीं था, ठीक है, इग्नोर इट। समझ में आया पूरा का पूरा। तो पॉजिटिव और नॉर्मेटिव में ये डिफरेंस था। तो कभी भी डिफरेंस सीखना हो तो 3 नंबर का क्वेश्चन होता है, काफ़ी है इतना सारा, और एग्जाम्पल से भी पूछ सकता है। कभी आपको एग्जाम्पल क्या करेगा, एग्जाम्पल दे देगा और आपसे पूछेगा कि सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव है या फिर नॉर्मेटिव है। बात आगे समझ में। तो चैप्टर 1 यहाँ पर फिनिश हो गया। एक क्लास में हम क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कस करेंगे, मैं अपनी वाले बुक के क्वेश्चन आंसर, उसके अलावा आप बहुत सारे क्वेश्चन आंसर और भी तैयार कर रखे हैं, तो वो आप तो खुद भी पढ़ लेंगे क्योंकि उसके आंसर्स हैं, बट वो अपनी बुक के जो क्वेश्चंस हैं जो अनसॉल्व है उसकी प्रैक्टिस आप लोग करके आएंगे कभी भी टाइम मिलेगा तो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम सेकंड यूनिट स्टार्ट करेंगे, कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड की। क्लियर, इसको नोट डाउन कर लो। ओके बाय।